नमस्कार। आज की बातचीत योगेंद्र यादव जी से। परिचय मैं नहीं देने जा रहा हूं क्योंकि परिचय की बिल्कुल आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही। जिस संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं कि इधर पिछले दिनों लगातार आंदोलन चले हैं, चाहे वो एंटी-सीएए मूवमेंट हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, और उसके बाद एक लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकलती है जो एक पार्टी शुरू करती है। इसके पहले के जितने आंदोलन थे सारे के सारे गैर राजनीतिक आंदोलन कहे गए और योगेन जी लगभग सभी आंदोलनों में फ्रंट में दिखाई दिए। और उसके बाद एक यात्रा चलती है जो एक कांग्रेस पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी लेके चलती है। वहां पर आप सिटीजन्स का जो ग्रुप था उसके प्रतिनिधि के रूप में गए। जहां तक मुझे याद है, किसान आंदोलन में कांग्रेस के लोगों को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया था। ये कहा गया था पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसी कांग्रेस पार्टी की यात्रा में आप लगभग बराबरी पे आपने पार्टिसिपेट किया, लगभग पूरी यात्रा आप लोग साथ में चले। तो बहिष्कार से सहभागिता तक अचानक क्या हो गया? ना ऐसा कुछ है नहीं कहानी। पहली बात तो ये कि किसान आंदोलन गैर राजनीतिक था, ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने तो बार बार कहा, एक बार नहीं, आप देख लीजिए मेरे 50 मिल जाएंगे आपको इंटरव्यू कहते हुए कि बाकायदा राजनीतिक है। इस देश में राज की नीति को बदलने का कोई भी प्रयास राजनीति को छोड़ नहीं सकता। तो ये गैर राजनीतिक वाली भाषा मुझे तो कभी समझ नहीं आई। आप जैसा जानते हैं, किसान आंदोलन में मैं जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में था और मैं स्वराज इंडिया का उस वक्त तो अध्यक्ष था। तो मैं एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के बाद कहूं कि मैं गैर राजनीतिक हूं, उससे ज़्यादा तो गलत बात होगी ही नहीं। लेकिन किसान आंदोलन के सब लोगों ने मिलके उस समय जिस मंच में थे, जिसमें सीपीएम के लोग भी थे, सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हन्नन मौला हमारे साथ थे, तो कैसे हम कह सकते हैं। तो फिर उस समय कांग्रेस से ऐसी क्या दिक्कत थी? सबने मिलके मर्यादा, कांग्रेस के लिए नहीं, उस समय मिलके ये मर्यादा उन किसान संगठनों की, क्योंकि एक नहीं बना रहा था, कोई 200 किसान संगठन थे उसमें, सबका एक न्यूनतम, वो तो मिनिमम कॉमन डिनोमिनेटर पे चलती है ना ऐसी चीज, तो सबका कुल मिला के न्यूनतम समझ थी कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को बतौर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हम मंच पे नहीं आने देंगे। ये कैसे तय होगा? जैसे हन्नान नगर थे वहां पे, तो ये कैसे तय होगा कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे? यही बात। और या फिर इसको सवाल को मैं पूरा कर दूं, या फिर कई लोग कहते हैं कि ये तो सुविधा की बात हुई कि आप पॉलिटिकल जब होना हो तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बन जाइए, जब वहां जाइए तो आप कहिए कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, हम तो किसान आंदोलन में आए हुए हैं। हन्नान मौला के लिए हो सकता है, और भी कई सारे लोग दिखाई दिए, कई पार्टियों के लोग दिखाई दिए। तो ये क्या था कुल मिला जुला के, या कांग्रेस को ही अलग रखने के लिए सारा कुछ था? पता नहीं आपको कांग्रेस इसके केंद्र में कैसे नजर आ रही है। या अकालियों पे भी ये बात लागू होती थी, ये बात दूसरी पार्टियों पे भी लागू होती थी, ये बात सीताराम येचुरी पे भी लागू होती थी। सीताराम येचुरी नहीं आ सकते थे क्योंकि वो अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी है। लेकिन और अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो हमेशा वो तो इस आंदोलन के मूल में थी। और किसान सभा ही नहीं, तमाम एसयूसीआई है जैसे दल है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो संगठन था वो शुरू में था। अतुल कुमार अंजान सीपीआई से जुड़े रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसान सभा के जो दूसरा धड़ा है उसके प्रतिनिधि के रूप में थे। तो जो एक सहमति, और कोई आज की बात नहीं, किसान संगठनों में पुरानी, ट्रेड यूनियन के अंदर भी पुराना सवाल है। बाहर के टीवी वाले लोगों ने इसको ऐसा बना दिया जैसे कि जिंदगी में पहली बार ये कोई सवाल आ रहा था। ये पुराना सवाल है। और उसका जो सहमति बनी है वो ये कि यदि आप किसी स्थापित किसान आंदोलन के नेता सदस्य के रूप में आते हैं तो आप आएंगे, स्थापित जो कि पहले हमारे इस आंदोलन में शुरू से जुड़ा रहा है, और नहीं तो आप नहीं आएंगे उसके प्रतिनिधि के रूप में। और ये सब पे लागू हुआ, खाली किसान कांग्रेस नहीं, बाकी सब पे। एक आधी जगह आए तो बड़ी आलोचना हुई आंदोलन के अंदर, खूब वो हुआ। और उसके बाद आप कांग्रेस से परहेज की बात करते हैं, राहुल गांधी हमारे उसमें आए, बाकायदा आए, नहीं बुलाए गए। जब हमने किसान संसद की दिल्ली में तो राहुल गांधी समेत 20 कांग्रेस के एमपी आए। हमने कहा, हमने उन्हें बुलाया, सादर बुलाया, वो आके बैठे, उन्होंने हमारी मर्यादा का सम्मान किया, आके बैठे, सुना, हमारा मेमोरेंडम लिया, चले गए। तो ये तो एक सार्वजनिक जीवन के रोल होते हैं, उसकी मर्यादा होती है। अच्छा, किसान आंदोलन पे थोड़ा इससे आगे बढ़ के बात करें कि एक लंबा आंदोलन चला। मुझे लगता है कि मेरी स्मृति में इतने लंबे आंदोलन जो है बहुत कम चले। जिस समय एक तरह से आप कहिए कि वो घेरा डाला हुआ था दिल्ली की दोनों तरफ, और जिस तरह से एंटी-सीएए में रिप्रेशन हुआ उस तरह का रिप्रेशन भी वहां पे नहीं हुआ। उस तरह का वापस चले गए वो लोग, सरकार ने एक आश्वासन दिया या जो भी, वापस चले गए। मिला क्या इससे कुल मिला जुला के?
किसी भी आंदोलन से क्या मिलता है? अगर आप महात्मा गांधी के आंदोलनों पे पूछें तो कोई इतिहास न समझने वाला कहेगा किसी आंदोलन में कुछ भी नहीं मिला। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या मिला? सिविल डिसोबीडियंस में क्या मिला? क्या नमक का कानून वापस हुआ? कि कोई भी आंदोलन जो देता है वो ये कि वो दरअसल सरकार या सत्ता से मांगने का कम होता है, वो अपने संकल्प को बड़ा करने का आंदोलन होता है। और मैं समझता हूँ किसान आंदोलन ने ऐतिहासिक काम किया। आप ही बताइए, आपको कितने याद आते हैं इस देश के आंदोलन? आप इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं पिछले 75 साल में कितने ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने केंद्र सरकार को संसद से बना हुआ कानून वापस लेने पे मजबूर किया हो? गिनी, आप बताइए। निश्चित तौर पर, लेकिन जैसे जेपी का आंदोलन था, आप लोग उसके भागीदार रहे, उसने सत्ता बदली। और भी कई आंदोलनों की बात की जा सकती है, अगर कहें तो एक तरह से नेगेटिव आंदोलन था। जेपी आंदोलन ने सत्ता नहीं बदली, गुजरात में सत्ता बदली। जेपी आंदोलन का बिहार में लक्ष्य था कि जब अब्दुल गफूर साहब की सरकार थी, सरकार बदली जाए, नहीं बदली गई। लेकिन बाद में सरकार बदली, सब मिला जुला के उससे जो प्रक्रिया चली, अंत में जो हुआ, तब तक आंदोलन समाप्त हो चुका था। अब सब पत्रकारों ने घोषित कर दिया था आंदोलन फेल हो गया, जेपी कुछ नहीं कर पाए, जेल में चले गए। उससे ये हुआ कि इलेक्शन में इंदिरा गांधी की हार हुई, अगर ऐसे कहा जाए। अंततः बीच में इमरजेंसी हुई, 19 महीना 74 में चले आंदोलन का 77 में 3 साल के बाद देखने के बाद लोगों को लगा हाँ शायद ये उसका सिला मिला। इसलिए आंदोलन का क्या मिला, इसको समझने के लिए एक बारीक दृष्टि चाहिए। और मैं कहता हूं यहाँ तो 3 केंद्र सरकार के कानून वापस लेना उस प्रधानमंत्री से जिसके बारे में लोग कहते थे कुछ भी हो जाए जी ये पीछे नहीं हटेगा, मोदी है जी, ना करे जी, हमारी जब बोलते हैं मोदी है जी कुछ ना मोड़ेगा, वहां करवा देना, मैं तो समझता हूं ये इस देश के इतिहास के उस चंद क्षणों में था जहां जन ऊंचा था और तंत्र को घुटने पे टिकना पड़ा। लेकिन और उसके अलावा इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि को मैं नहीं गिनता, मैं तो उंगलियों पे गिनवाता हूं, ये सबसे छोटी उंगली की उपलब्धि है। उससे बड़ा बात ये कि एमएसपी नामक शब्द इस देश के किसान को पता लग गया। आज से 2 साल पहले आप दिल्ली के एडिटर से पूछते हैं एमएसपी क्या है, वो बता नहीं पाते। पता किसान को ये समझ आ गया कोई मेरा हक है जो मुझे नहीं मिला, आज भी नहीं है। ये पता लगना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, इस देश के किसान का आत्मसम्मान जागा, जो अपने आप को बिल्कुल मरा पड़ा गिरा मानता था। चौथा, किसान की एकता में उस किसान को एक संगठन में संयुक्त किसान मोर्चा नामक एक प्लेटफॉर्म मिला जो 50 साल से नहीं मिल रहा था किसान को। और आखिरी, किसान को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ। मेरे लिए ये 3 चीजें ज्यादा बड़ी। लेकिन वही राजनीतिक ताकत वाली मैं बात आपसे करना चाह रहा था कि इसका जो सबसे बड़ा फायदा मैं देख रहा था एक स्पेक्टेटर के तौर पे कि शायद किसान अपनी एक पॉलिटिकल जो पावर है, जो पॉलिटिकल विल है, उसको लेकर एक होंगे। लेकिन हमने देखा पंजाब के चुनाव में भी देखा, उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे अगर हम मान लें कि वेस्टर्न यूपी से वो आंदोलन काफ़ी ताकत पा रहा था, वेस्टर्न यूपी के चुनाव में भी देखा, बाकी भी हम देख रहे हैं। ऐसा लग तो नहीं रहा है कि किसान जो है एज अ वोटर हम कह लें या एज अ ब्लॉक कह लें, किसी एक ताकत के साथ सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ यही सारी हमारी भूल रहती है, माफ़ कीजिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम ये समझ नहीं पाते कि किसी आंदोलन के परिणाम को कैसे देखें। आपने कहा जेपी आंदोलन से सत्ता बदली, अगर जनता पार्टी ना बदलती तो क्या होता? लोग कहते जेपी आंदोलन से इस देश के लोकतंत्र की हत्या हो गई, इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी 6 साल चल जाती तो। किसी भी चीज को देखने के 2 तरीके तो होंगे। तो मैं कह रहा हूं अगर जनता पार्टी न बनती, यानी कि उस ऊर्जा को एक डायरेक्शन देने की अगर कोई तंत्र न हो तो वो ऊर्जा हवा में चली जाती है, उससे जो नुकसान हो जाता है। भाप से आप इंजन भी चला सकते हैं, भाप से आप अपना चेहरा भी जला सकते हैं। वही कह रहा था कि ये जो पूरा आंदोलन जिस तरह से हुआ, जिस ऊंचाई पे गया और जिस तरह का इसको सपोर्ट भी मिला, वो भी मेरे ख्याल से अद्वितीय था। लगभग हर क्लास ने सपोर्ट किया। ठीक है, ट्रॉल्स भी थे, बाकी सब थे, ये तो होंगे ही होंगे, हर आंदोलन के साथ होते हैं। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड इसको एक समर्थन मिला, ढेर सारे लोग आए और सरकार चाह कर भी, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सरकार चाह कर भी उस तरह का रिप्रेशन नहीं कर सकी जिस तरह का हो सकता था। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। ये सफलता है, जैसा आप कह रहे हैं कि किसान मुद्दे घर घर में गए। ये किसान और एडिटर की ही बात नहीं है, स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला, सड़क पे घूमने वाला आदमी भी आज एमएसपी का नाम जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो पूरी ऊर्जा थी, जो मैं पूछना चाह रहा था, ये चैनलाइज होकर, जैसे कि एक बड़ी मांग ये थी कि आपने कहा वो नहीं ही पूरी हुई कि एमएसपी की गारंटी दी जाए।
वो मांग आज कहीं नहीं है, मतलब अगर कहें तो उस पर कोई बात फिलहाल नहीं हो रही। फिर आप गलती कर रहे हैं, वो आप मांग सुन नहीं लीजिए है, मेरी बात, वो सुन लीजिए। मांग है। आप 24 का अब चुनाव आने दीजिए, इस देश की एक एक विपक्षी पार्टी को ये मांग उठानी पड़ेगी जो ठीक आज है, तक नहीं उठाई लेकिन गई। विधानसभा चुनाव जो हमने यूपी में देखा उसमें कहीं ये मुद्दा मुझे दिखाई नहीं दिया, और अगर था भी तो वेस्टर्न यूपी के इलेक्शन पैटर्न पे कोई असर नहीं पड़ा इससे बड़ा। ये भी गलत है। वेस्टर्न यूपी के 3 जिलों में जहाँ से मुख्यतः लोग आए, उन 3 जिलों में मैंने दिखा भी था, आंकड़े वगैरह देख के बताया था, 18 में से 12 सीट बीजेपी हार गई है ना। मुजफ्फरनगर जो कि बिल्कुल, कितना हिंदू मुस्लिम द्वेष था मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे बीजेपी को हराया गया, लेकिन बहुत छोटा था, ये बात बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कोई सच असर बात नहीं ये पड़ा। है, किसान आंदोलन का भी तो असर नहीं था उस बिल्कुल, वक्त उसमें। बिल्कुल। तो जहाँ किसान आंदोलन, तो इससे जो सबक मिलता है वो 2-3 है। सबक ये नहीं कि किसान आंदोलन से कुछ नहीं हुआ, वो तो बहुत स्थूल जो दूर से पंजाब को देखते हैं कैसे वो है। देखेंगे, पंजाब के इलेक्शन पैटर्न? जो सबक मैं बता रहा था, सबक ये है कि ऊर्जा जहाँ है उस ऊर्जा को संगठित करना होगा। जब तक आप उस ऊर्जा को एक स्पष्ट दिशा नहीं देंगे, वो ऊर्जा इधर उधर जाएगी, बिखर जाएगी। हालांकि अभी से बहुत जल्दबाजी होगी ये निष्कर्ष निकालना कि किसान आंदोलन का असर नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था की भाषा न बोलें, वो है। मैं अभी भारत जोड़ो यात्रा में गया, मैं वहीं कहाँ आऊंगा। कहाँ लोगों ने रोक रोक के मुझे कहा, रैयता रैयता चळवळी, वो एक किसान के प्रति वो जो है, ये बहुत गहरा मैसेज गया है। ये बीज कब कहाँ निकलेगा और क्या कुछ करेगा, आप देखते जाइए। बहुत बड़ी चीज़ की दुनिया भर में ये तो वैसा ही हुआ जब 1933 में यदि हम घोषित कर देते कि ये असहयोग आंदोलन और इन सब का, ये गांधी सिविल डिसोबीडियंस का कोई असर नहीं हुआ। और आपको अगर ध्यान हो तो एम एन रॉय जी ने तो 4-5 बार गांधी को मृत घोषित कर दिया था कई लोगों कि आंदोलन युवा खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ, गांधी फेल, फिनिश्ड। ऐसा कुछ नहीं, आंदोलन बहुत गहरा, चुनाव का असर छोटा होता है, आंदोलनों का असर बहुत गहरा होता है। अगर इसको भारत जोड़ो आंदोलन से जोड़ दें, जैसे भारत जोड़ो आंदोलन जो मेरे समझ में आया, मैं गया भी था थोड़ी देर, राहुल जी के साथ चला भी, और जो मुझे पूरा उसका समझ में आया वो शायद यही था कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया और भी बाकी सारे लोग जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जिस तरह से उसको साइडलाइन कर रहे थे। ये एक ऐसी यात्रा थी, यात्रा तो थी ना, अब तो खत्म हो गई है, तो एक ये ऐसी यात्रा थी जो लगातार, चाहे राहुल गांधी खुद हों या उनके साथ चलने वाले हों या सिविल सोसाइटी जिसका रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे थे, इन सारे लोगों ने इन मुद्दों को लगातार लगातार फोर पे लाने की कोशिश की। जहां भी सभाएं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, या जैसा आप बता रहे लोगों से बातचीत हुई, ये पूरा जो है भारत जोड़ो यात्रा इन मुद्दों को लगातार करती हुई चली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक लेंथ तो पूरा का पूरा कवर किया है। मेरे 2 सवाल हैं। पहली बात तो ये कि आप एज अ सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, उसको लेके बहुत सारे सवाल पहले दिन से हुए। आपने उसके पहले कांग्रेस को लेके जो कुछ लिखा था उसको लेकर, और एक सवाल ये भी कि आप खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी वो पॉलिटिकल पार्टी है, और एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा में आप सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए। तो ये इक्वेशन नहीं समझ में आया बहुत सारे लोगों के। आपको तो कांग्रेस वालों से प्रश्न पूछना चाहिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये जब भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा हुई, पहली घोषणा हुई उदयपुर से, कांग्रेस ने घोषणा की, और उस घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने अपील की। अपील आपकी आंख के सामने होगी, जिसमें कांग्रेस ने कहा हम देश के सभी सामाजिक संगठनों, प्रोफेशनल संगठनों, ये वो आंदोलनों और अन्य राजनीतिक दलों को आमंत्रित करते हैं कि वो कृपया आएं और इसमें जुड़ें। उसके बाद हमारी कांग्रेस के लोगों से बात हुई, विस्तार में बात हुई, उन्होंने आमंत्रित किया। यही नहीं, दिग्विजय सिंह जी 9 अगस्त को मुंबई गए। मुंबई जहाँ की हमारे समाजवादी संगठन कई सालों से 9 अगस्त को क्रांति दिवस मनाते हैं, तो दिग्विजय जी वहाँ गए, और हमारे वरिष्ठ जो वयोवृद्ध रहे हैं जी पारेख साहब, उनके नेतृत्व में उस दिन था। दिग्विजय जी ने जाके सोनिया गांधी जी की चिट्ठी दी, जिसमें औपचारिक रूप से उन्होंने इन तमाम आंदोलनों को और राजनीतिक संगठनों को आमंत्रित किया। उसके बाद 18 तारीख को दिल्ली में बैठक हुई, एक गांधी पीस फाउंडेशन में। 22 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। बैठकों में दोनों में खुल के सभी संगठनों ने चर्चा की, क्या हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। विरोध वाले साथी भी थे, और 22 की मीटिंग में राहुल गांधी भी आए उनके सामने, और उनसे काफ़ी तीखे सवाल लोगों ने पूछे। और उसके बाद सब ने, कोई मैंने, मेरे संगठन ने खाली नहीं किया, कोई 150 संगठनों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि हम कांग्रेस पार्टी को नहीं,
किसी नेता को नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के इस अभियान को खुल के समर्थन देंगे। और अन्य कोई संगठन भी ऐसा कुछ करता है तो उसको भी समर्थन देंगे। इस बीच जैसा आप जानते हैं, एक संविधान बचाओ, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा हुई, मेरा संगठन उसमें भी जाके शामिल हुआ। और जहाँ तक मेरे दल की बात है, स्वराज इंडिया ने तो लिखित फैसला किया, आज नहीं कोई 8 महीना पहले हमने अपनी नेशनल कन्वेंशन करके रेजोल्यूशन लिया कि सन 2024 तक, ये लोकसभा चुनाव तक, हमारा ध्यान इस पर नहीं होगा कि हम चुनाव क्या लड़ें, हमारा संगठन कैसे बढ़े ना बढ़े। इस वक्त इस देश के इतिहास में जो घड़ी है वो अपने अंदर देखने की नहीं है, मुझे क्या फ़ायदा हो, मेरी सेहत बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इस वक्त राष्ट्रीय चुनौती है, उसका मुकाबला करना है, और हम केवल और केवल उस पर ध्यान देंगे, और हम चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे। तो हमने तो बिल्कुल स्पष्ट, मेरे दल का नीतिगत फैसला है ये। बिल्कुल देखिए, इमरजेंसी में क्या हुआ, इमरजेंसी में उस वक्त था कि एक ज़माने में लगता था कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं जी। अब जानते हैं 19 महीने की है, तब तो लगता था 19 साल चलेगी इमरजेंसी। उस वक्त लोगों ने, सब दलों ने आखिर में क्या फैसला किया कि छोड़ो, दल बल छोड़ो, इस वक्त देश बचाने की घड़ी है, लोकतंत्र बचाने की। आज तो इमरजेंसी से 10 गुना ज़्यादा बड़ी चुनौती है। तब तो था कि लोकतंत्र बचाना है, आज संविधान बचाने का, देश बचाने का, हमारी सभ्यता की धरोहर बचाने की चुनौती है। और अगर ऐसे में मैं ये कहना शुरू कर दूं, नहीं नहीं नहीं, स्वराज इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ, ये हुआ, तो इससे ज़्यादा टुच्ची बात क्या हो सकती है। इसलिए हमने बिल्कुल अगर मतलब आप साइकोलॉजिस्ट भी रहे हैं, देश के चुनाव का आपने जम के एनालिसिस की, और हम लोग इंतजार करते थे जब आप चुनाव के एनालिसिस करते थे, तो 2024 अब बहुत दूर नहीं है, मतलब फरवरी 23 में तो हम चल ही रहे हैं। ठीक है, आपकी पार्टी ने ये फैसला किया कि हम इस समय ये देखेंगे कि 2024 की चुनौती का मुकाबला कैसा करना है, लेकिन हमने देखा कि श्रीनगर में भी कॉल थी ये कि जितनी पार्टियों के लोग आ सकते हैं, कई पार्टियों के लोगों को बुलाया गया, ज़्यादा लोग वहाँ पे दिखे नहीं आपको लगता है कि कोई वायबल गठबंधन जैसा बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और उसमें आप अपनी भूमिका कहाँ देख रहे हैं? श्रीनगर में उससे आप मूल्यांकन न कीजिए, भारी बर्फबारी, फ्लाइट्स कैंसिल थी, हम तो 3 दिन तक वहाँ अटके हुए थे। तो बहुत सारे लोगों ने साफ साफ कह ही दिया कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, वो अलग है। अभी जो है, मैं समझता हूँ श्रीनगर, मैंने बहुत पॉजिटिव रूप से देखा। एक तो मुझे लगता था ऐतिहासिक सी सभा हुई, वो छोटे, संख्या बहुत कम थी, वो ऐतिहासिक और जो बात टर्निंग पॉइंट मेरे लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि कश्मीर को मैं पढ़ता लिखता हूँ कि 30 साल में शायद पहली बार कश्मीरी जनता खुद निकल के आई लाल चौक पे, जिस समय तिरंगा फहराया जा रहा था। तो बल्कि मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ, एक बार एक बड़े नेता वहाँ के हैं हुर्रियत के, उनसे मेरी बात हो रही थी, अब तो वो साइडलाइन है, तो मैंने पूछा कि बाकी सब तो ठीक है, आपको तिरंगे से क्या प्रॉब्लम है, तिरंगे में तो सारे रंग हैं। तो उन्होंने कहा कि बाकी देश में जब तिरंगा चलता है तो उसमें झंडा लगा रहता है, लेकिन जब आप कश्मीर आते हो तो बंदूक में लेके तिरंगा आते हो, तो उस बंदूक से हमें प्रॉब्लम है। तो मेरे समझ में आया कि ही वाज राइट। तो वो तो हिस्टोरिकल था ही था, निश्चित तौर पे। उसी से मुझे एक याद आया, जवाहरलाल नेहरू ने जब तिरंगा इस देश को पेश किया, बहुत सुंदर उनका कोटेशन नहीं है कि पढ़ा होगा, वो कहते हैं आज मैं ये झंडा जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये आज़ादी का झंडा है, लिटरली उनके शब्द हैं। ये किसी पे किसी के डोमिनेशन का झंडा नहीं होगा, किसी को दबाने का झंडा नहीं होगा, ये सबकी आज़ादी का झंडा होगा। और शायद पहली बार ये जो लाल चौक पे जिस खुशी, सहज भाव और साधारण कश्मीरी शामिल होके जो एक तरह से तिरंगे का जश्न मना, वो जश्न केवल भारत जोड़ो यात्रा के वजह से ही संभव है। क्यों मैंने इसका जिक्र कर दिया, जश्न मना, तो ये ट्रोल सारे पड़ गए, देखो योगेंद्र यादव ने माना कि धारा 370 हटने के कारण ऐसा हुआ। मूर्खता की कोई दुनिया में सीमा नहीं होती है, और ट्रोल की भी कोई सीमा नहीं होती है, चैन भी होती है। तो इसलिए ये, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने इस बात को संभव बना, इस देश के लिए सबसे सुंदर मोमेंट्स में से एक था वो मेरे लिए, कि तिरंगे को सहज भाव से ग्रहण कर रहे हैं, खुश होकर ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, बंदूक वाले, संगीन वाले भी कुछ घूम रहे थे, लेकिन वो भी रिलैक्स थे उस दिन, उन्हें पता था आज कुछ नहीं होना, सब ठीक है ना। मुझे सीनियर ऑफिसर्स ने बताया। तो खैर, कश्मीर वैली की एक बात, और ये बात सही है कि अभी आज की तारीख में ऑपोजिशन के बहुत अधिक संख्या, सारा कोई ग्रैंड ऑपोजिशन यूनिटी हो गई, ऐसा नहीं हुआ है। मेरे विचार से इसकी ज़रूरत नहीं है।
मैंने इस पे लिखा भी है, चूँकि मैं सेफोलॉजी आपने बताया किया करता था। ये पता नहीं क्यों हम सबके दिमाग में घुस गया है कि जब तक सारे इस देश का ऑपोजिशन एक स्टेज पे खड़ा नहीं होगा तब तक 24 का चुनाव जीता नहीं जाएगा। आप मुझे बताइए कहाँ ज़रूरत है? देश के कौन कौन से राज्य हैं जहाँ ऑपोजिशन यूनिटी की अनिवार्यता है और जहाँ नहीं बनी है? केवल 1 या 2 राज्य हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बन चुकी है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ना है ना होनी चाहिए। जैसे मैं अपने यूपी की बात करूं तो मैं वही बताया, यूपी में ऑपोजिशन यूनिटी, देखिए अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या कि इनको फ़ायदा होगा मुझे स्पष्ट नहीं है। तृणमूल, अगर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम एक साथ चुनाव लड़ें तो इससे फ़ायदा, वैसे भी असंभव चीज़ है, अगर संभव हो जाए तो बीजेपी को फ़ायदा होगा इससे, है ना? ध्रुवीकरण ज़्यादा तेज होगा। सोचते नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ शायद कर्नाटका एक राज्य है जहाँ ज़्यादा ऑपोजिशन यूनिटी हो सकती है जैसी है उससे, एक तो है। अब राजस्थान में किसकी ऑपोजिशन यूनिटी होगी? गुजरात में कौन सी यूनिटी की ज़रूरत है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये सब, हरियाणा में फिर शायद थोड़ी सी ज़रूरत है। जहाँ ऑपोजिशन यूनिटी होनी चाहिए वहाँ स्थानीय स्तर पर हो चुकी है, अच्छी खासी है। डीएमके ने तमिलनाडु में बना रखा है जहाँ जहाँ वो है, और ज़्यादातर जगह आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक पॉलिटिकल यूनिटी की ज़रूरत है। आपको बनाने वालों में आप हैं, एक्टिव करने वालों में आप हैं, उसको विपक्ष का हिस्सा मानते हैं नहीं? एक है, इसे आप कह लीजिए विपक्ष या प्रतिपक्ष का अंतर समझ लीजिए, या आप ये कहिए गैर भाजपा दल और भाजपा विरोधी दल, इनमें मैं अंतर मानता हूँ। बिल्कुल होता है। तो आम आदमी पार्टी गैर भाजपा है, भाजपा विरोधी नहीं है एक बुनियादी तरह से। और मेरे लिए उस पार्टी के एक संस्थापक के रूप में बहुत ही शर्म का विषय है ये बात देखना कि आप दिल्ली में सत्ता में हैं, आपके पास पुलिस नहीं है, ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन शहर में दंगा हो रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल सकते। शहर में बुलडोज़र चल रहा है और आप आके कहते हैं कि ये रोहिंग्या की वजह से है। मैंने कोई बेशर्मी की भी सीमा होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ इस वक्त देश में मेरे घर में आग लगाने की कोशिश हो रही है। मुझे 2 पार्टियां दिखती हैं, एक वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके घूम रही है और एक जो बाल्टी लेके आ रहा है। और बाल्टी लेके आने वाले की बाल्टी का रंग मैंने देखूंगा, नीला पीला लाल कुछ भी है, वो मेरा भाई है, दोस्त है। परसों मेरी उससे झगड़ा हुआ था तो 6 महीने से मेरी बोलचाल बंद है, तब भी जिस दिन वो बाल्टी लेके आ रहा है मैं तो गले लग के उसको करूँगा, है ना। लेकिन एक तीसरी पार्टी होती है जो एक हाथ में बोतल और एक हाथ में बाल्टी लेके घूम रही है कि किससे फ़ायदा होगा। आज आम आदमी पार्टी वहाँ खड़ी है और वो मुझे सबसे खतरनाक भूमिका लगती है और बहुत ही शर्मनाक लगती है। लेकिन इलेक्टोरल तरीके से जरा थोड़ी देर, मतलब ये भावनाएं छोड़ दें, हम प्योर इलेक्टोरल तरीके से देख लें तो हमने देखा गुजरात में भी ठीक ठाक पैठ बनाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रभाव था, लेकिन गया था मैं गुजरात, देखा कि हर जगह लोग दिख रहे थे। पंजाब में तो सरकार बना ली। जम्मू कश्मीर में एक समय मुझे लग रहा था, लेकिन अभी तो उनके अध्यक्ष भी छोड़ के चले गए हैं और कुछ खास लग नहीं रहा है। दिल्ली तो है अपने आप में, और एक आधे स्टेट और है जहाँ पर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक हम ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचें जहां उनके पास इतने एमपीज हों कि सरकार बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकें, तो क्या, मतलब मैं मोटा मोटी ये पूछना चाहता हूं कि अगले इलेक्शन में उनका कितना असर होगा। ये बिल्कुल मैं संस्थापक योगेंद्र यादव से नहीं पूछ रहा हूं, मैं सैफुल्लाजी योगेंद्र यादव से पूछ रहा हूँ। किया करता था एक ज़माने में, सब छोड़ दिया, मैं तो भूल गया पूर्व जन्म में। आपको याद है, मुझे तो याद भी नहीं है वो सब चीज़ें। मेरे लिए पहला सवाल तो ये है कि आर दे पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, आर दे पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम का हिस्सा ज़्यादा दिखाई देते हैं, सॉल्यूशन का कम दिखाई देते हैं। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सीट मिलना इस देश के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी को न मिले तो एक कहीं राहत मिलेगी। चलिए दिल्ली की अगर 7 सीट बीजेपी को न मिली, 6 मिली, तो कहीं ना कहीं तो राहत सबको होगी। लेकिन वो उस एक से क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, ये तो कुछ पता नहीं। तो 24 के कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में मैं उन्हें नहीं देखता। आज हो सकता है जितने एमपी आज हैं 4 हैं, 4 की बजाय 5-10 हो सकते हैं। पंजाब से कुछ आएंगे ही, जाहिर है उनके पास। दिल्ली में अब तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं तो उनके बारे में ज़्यादा सोचूंगा ना जो सॉल्यूशन का हिस्सा है, वो मेरी चिंता का विषय है। अब कांग्रेस और राहुल को अलग अलग करके भी देखते हैं या एक साथ ही सिर्फ देखते हैं? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कई बार ये बात आई कि राहुल तो एकदम खुल के बातें कर रहे हैं, राहुल सारी चीज़ों पे, हालांकि मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके पार्टी से अलग कैसे देखा जा सकता है, मेरे लिए खुद आश्चर्यजनक है। लेकिन इधर काफ़ी पढ़ने में आया
कि पार्टी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ऐसे नहीं कर रही है, वैसे नहीं कर रही है। तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, इससे जुड़ा एक सवाल मैं अगला पूछ लूंगा कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यात्रा में कांग्रेस के लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी काफी। हाँ, वो तो जाहिर है, ये यात्रा की आयोजक कांग्रेस पार्टी थी। बिल्कुल। तो जाहिर है यात्रा में जब हम शामिल होते हैं और कांग्रेस के आमंत्रण पे शामिल होते हैं, बाकायदा मुझे तो चिट्ठी देकर लिख कर इसके सिविल सोसाइटी के संयोजक के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो मेरी तो एक भूमिका थी, मेरी एक जिम्मेवारी थी, जो कि कांग्रेस ने ही लिख के मेरे को कहा था कि मैं वो भूमिका निभाऊं। तो जाहिर है उन लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और आज की तारीख में इस देश को बचाने की जो भी संभव शक्ति है, जिसके पास भी है, उसके दरवाजे पे जाने में मुझे कम से कम कोई परहेज नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी सॉल्यूशन का हिस्सा होती तो मैं खुशी से सब कुछ भूल के अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पे भी जाता, मगर वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे ये नहीं लगता कि वो सॉल्यूशन का हिस्सा है। कांग्रेस और राहुल गांधी दो अलग हैं, ये बात पता नहीं कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, मुझे समझ नहीं आती है। हर पार्टी में, देश के हर पार्टी के अंदर कोई पार्टी एक विचार वाले लोगों का समूह कभी नहीं होता है। दुनिया की सब बड़ी पार्टियां एक बड़ा खुला दायरा होता है, जिसको कभी इस तरफ पार्टीज हो सकती है, एक ही स्वर में बोले, बाकी उसमें बाकियों को दबा दिया जाता है। अलग अलग स्वर होते ही हैं, स्वाभाविक है, और कभी उसका झुकाव इस तरफ होता है, कभी उसका झुकाव इस तरफ होता है। कांग्रेस पार्टी जो है वो पार्टी से ज़्यादा एक स्पेस है, और उस स्पेस को आप देखें इतिहास में, अब तो पिछले 100 साल में देखें, वो कभी बाएं की तरफ झुका है, कभी दाएं की तरफ झुका है, कभी मध्यम आया है, कभी मध्यम को परिभाषित उसने अलग किया है। तो उसमें सबकी भूमिका है, राहुल गांधी की अपनी भूमिका है, और इस वक्त राहुल गांधी बहुत एक पॉजिटिव भूमिका निभा रहे हैं, और वो भूमिका जो कि कांग्रेस को कांग्रेस की अतीत और आत्मा से जोड़ने वाली है। और मुझे लगता है कि लंबे समय बाद एक आइडियोलॉजिकल बैटल के रूप में पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है। राहुल ने जो बिल्कुल ओपन पोजीशन लिया मेरे लिए, देखिए मैं इस यात्रा में बहुत न्यूनतम अपेक्षा लेके गया था। न्यूनतम ये थी कि भाई जब तक आप कम्युनलिज्म के सवाल पे खड़े होने को तैयार हैं, इस देश में जो आग लगाई जा रही है उसके बारे में कोई खड़ा हो, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, आपकी बाकी चीज़ों से कर सकता हूँ, देश तो बचाओ, पहले घर में आग लगी है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पर्सनली जो स्टैंड लिया, ना सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के बारे में खुल के पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलना, जोखिम उठा के वो किया, महाराष्ट्र में सावरकर पे बोला, बिल्कुल बोला, और उसके अलावा जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के सवाल पे बोला, अरे इस देश में कोई नेता मंच से अडानी अंबानी का नाम लेके बोल रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो दरवाजे तक तो आप गए, उसके बाद अंदर जाने के भी चांसेस हैं। मेरी जो भूमिका आज है वो अंदर जाके कोई उपयोगी नहीं है। मेरी आज की जो भूमिका है वो ये है कि मैं जन आंदोलनों में और जो राजनीतिक दल हैं जो आज देश बचाने में उपयोगी हो सकते हैं, मुझे तो देखिए केवल इस वक्त चिड़िया की आंख दिखती है, और वो ये है कि हम बिल्कुल एक खाई के किनारे पे खड़े हैं। अगर एक साल में हम उससे 6 इंच पीछे अगर इसको यस नो वाले सवाल में कर दूं, मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या आप कांग्रेस में शामिल होंगे? मेरी भूमिका ये आज है ही नहीं। मेरी भूमिका ये है कि मैं तमाम राजनीतिक दलों और जन आंदोलनों के बीच में एक पुल बनाने की कोशिश करूं, और वो पुल बनाने की कोशिश मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा अगर कहीं अंदर से करने की कोशिश करूंगा ना। आज की जो हमने भारत जोड़ो अभियान जो चला है, अभी जो शुरू हुआ है, यात्रा समाप्त हुई, यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने इनिशिएटिव लॉन्च किए, और हम लोगों ने जो सिविल सोसाइटी मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश के लोगों की जो स्मृति है बहुत कम होती है, और फॉलो अप इस देश में बहुत कम होता है, चीज़ों को बहुत बढ़िया चीज़ें हो जाती हैं। इस लिहाज से कांग्रेस जो कुछ घोषणा करेगी अब रायपुर में वो महत्वपूर्ण होंगी, और जो सिविल सोसाइटी के, हम जो जन आंदोलन के लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े थे, हमने 1 सप्ताह के भीतर 30 तारीख को यात्रा समाप्त होती है, 6 तारीख को हमने दिल्ली में कन्वेंशन की, मैं था उसमें, और उसमें हमने घोषणा की कि हम अगले 1 वर्ष तक ये काम करेंगे। और वो काम मूलतः क्या है? वो है कि आप प्रचार करेंगे और ज़मीन पे जाके कार्यकर्ता तैयार करेंगे। तो कम्युनिकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंटरवेंशन, ये 2 काम करने के लिए, और आपने ये भी देखा होगा कि उस दिन जो वहाँ पैनल पे आए, राहुल गांधी भी आए, और पैनल पे वहाँ कांग्रेस थी, तो साथ में आरजेडी भी थी, आरएलडी भी थी, सीपीआई थी, सीपीएम थी, तमाम लोग थे। और हम जो कोई इस वक्त राष्ट्रीय संकट में जो पार्टियां मदद दे सकती हैं
उन सब पार्टियों के साथ खड़े होकर काम करने का, और जिस देश में पार्टियों के बाहर की ऊर्जा को उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये काम मैं जहाँ हूँ वहाँ रह के बेहतर कर सकता हूँ। आज की तारीख में मैं यहीं रह के सबसे अच्छा काम कर सकता हूँ। कल को स्थिति बदलती है, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन आप ही बताइए ना, ये आप छोड़ रहे हैं मतलब कल मतलब थोड़ा सा स्कोप छोड़ रहे हैं, कल को स्थिति बदलती है। क्योंकि कांग्रेस में एक ये चर्चा है, मेरी कई लोगों से कल बात हुई कि आपके पार्टी में आने की बात चल रही है, या फिर सिविल सोसाइटी को लेके एक अलग विंग बनाने की कुछ बात चल रही है जिसकी जिम्मेदारी शायद आप संभाल सकते हैं। तो चर्चाएं तो होती रहती हैं, इस देश में चर्चाएं तो होती हैं, जरूरी नहीं कि उनका कोई बेस हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सीधे आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, सार्वजनिक जीवन है, सब तरह की बात होंगी, किसी की जुबान ना पकड़ी जा सकती है, ना पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए है। हम यात्रा में थे, किसी ने चला दिया चंदाखोरी, आपने भी उसको प्रमोट कर दिया शायद थोड़ा सा, मैं इसलिए आपके लिए अकाउंट भी लेके आया था उसका पूरा, कि भाई हम यात्रा में चल रहे हैं, अपने संगठन की तरफ से चल रहे हैं, हम कांग्रेस से एक पैसा नहीं ले रहे, तो पैसा उसका खर्चा कहाँ से आएगा भाई? मेरे घर में तो ऐसा, आप देख लीजिए मेरा घर चेक करके, हमारे यहाँ पर तो ऐसा पैसा है नहीं कि मैं चला दूँ ऐसी यात्रा। हमारा खर्चा हुआ, हमने सार्वजनिक अपील की, कहा कि ये बैंक अकाउंट है, इसके अंदर भेज दीजिए, लोगों से पैसा मांगा, और हमारे को तो 7 लाख के करीब पैसा मिला, और हमारा उस कॉन्फ्रेंस को मिला के 15 लाख का खर्चा हुआ। 8 लाख अभी भी हम घाटे में चल रहे हैं। लेकिन चला क्या? चंदाखोरी। कांग्रेस के नाम, यात्रा के नाम पर योगेंद्र यादव चंदाखोरी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, सार्वजनिक जीवन है, किसी की जुबान ना पकड़ी जा सकती है, ना पकड़नी चाहिए। वो चल रहा है कि आएंगे कांग्रेस में, ये पद होगा, लोग पद भी फिक्स कर रहे हैं, ये वाला पद नहीं, वो वाला पद। दिल्ली शहर है, यहाँ सब चीज़ें चलती हैं। और मैंने देखा है ये कि सार्वजनिक जीवन में अब कुछ होते हुए कई चीज़ें मैंने डिस्कवर की थी कि आप सड़क पे निकलिए, जो काम आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया उसका आपको श्रेय मिलता है, लोग आपको माला पहना देते हैं। और जिससे आपने कुछ बुरा नहीं किया वो आपका जानी दुश्मन बन जाता है। पता नहीं क्यों। सार्वजनिक जीवन है, सब कुछ चलता है, कीचड़ भी चलता है, सब कुछ चलता है। और अगर आप उस कीचड़ की तरफ देखने लग गए तो आप अटक जाएंगे। आप इस देश के उन लोगों में से हैं जो राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, जो सामाजिक काम को बहुत करीब से जानते हैं, जो चुनाव को भी बहुत करीब से जानते हैं। आप भले कहें कि आपका भूतकाल है, लेकिन वो एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका रही है, हम सबको याद है। तो ऐसे में डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना, किसी में भी, कांग्रेस या आप स्वराज पार्टी तो है ही आपकी, अभी भी वो एक्टिव है ही, तो उसमें सीधे चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना या फिर इस तरह का करना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं एक राजनीतिक दल का सदस्य हूं, मैं क्या कहूं कि मैं राजनीतिक दल में शामिल नहीं होना चाहिए। और मैंने जीवन में चुनाव लड़ा है, मैं कहूं कि चुनाव लड़ने वाले पापी चोर होते हैं, नहीं। मैं केवल कह रहा हूं, इतिहास के इस मोड़ पर जो मेरे लिए भूमिका तय हुई है इतिहास में, मैं उस भूमिका का ईमानदारी से निर्वाह करूं, वो शायद सबसे अच्छा काम होगा। तो यही मैं कर रहा हूं। और ऐसे में मैं आपको कह रहा था कि नीचे कीचड़ की तरफ देखो, फिर आप चल नहीं पाएंगे। अगर आप उस तरफ देखो जहां आप जा रहे हो, तो शायद आप चल पाएंगे। तो बस मैं वहां देखता हूं। इस वक्त हुआ क्या, देखिए, जिस देश को मैं 1963 में पैदा हुआ, आज़ादी की छाँव में हम सब लोग पैदा हुए थे, जो देश हमें मिला था, हम क्या वो देश अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी पीढ़ी ने इस देश के साथ न्याय नहीं किया। हमने ये देश, हमने बेईमानी की है। हम सब ने अपने अपने कैरियर बनाए, हम सब ने वो किया, वो नहीं किया देश के लिए। और एक न्यूनतम दायित्व जो बनता है वो ये कि हम अपने बच्चों के लिए इस देश को कम से कम बेहतर छोड़ दीजिए। कम से कम 1963 वाला देश तो छोड़ के जाएं। हर चीज हिंदू मुसलमान, यहाँ बीमारी हिंदू मुसलमान, यहाँ जानवर हिंदू मुसलमान, ये क्या रेप हिंदू मुसलमान, रेप हिंदू मुसलमान। तो मतलब ये तो आश्चर्यजनक और भयावह है कि रेप्स होते हैं और हम ऐसे देखते हैं कि करने वाला कौन है और वो किसका रहा है, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। तो इतना, तो मैं इतना ही देखता हूँ। मैं कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ नहीं, धार्मिक तो कतई नहीं हूँ उस मायने में, लेकिन इतना जरूर लगता है कि जिस दिन मरूं उस दिन पलट के ये कह सकूं कि देखो, जब इस देश में सब हो रहा था, मैंने वो किया जो संभव था। पता नहीं बेटा सफल हो पाया नहीं हो पाया, मैंने वो किया। कम से कम ये सर उठा के कह सकूं, ये मेरे मन में रहता है। बाकी आप चलते हैं, सब तरह की बातें होती हैं, सबको प्रणाम करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आखिरी ये सवाल भी नहीं है, ये जस्ट ये समझिए कि हम दोनों का वो कितनी उम्मीद देख पा रहे हैं
मुझे भी लगता है कि 2024 इलेक्शन तो एक चीज होती है, लेकिन असल में जिसकी बात आप अंत में कर रहे थे कि जिस तरह से समाज के अंदर जहर फैला हुआ है, भरा हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक आध इलेक्शन जीत हार के बावजूद भी कोई इतनी तेजी से ये नहीं बदलेगा, हमारे जैसे लोगों की भूमिका तो भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस गहरे जहर ये फैला हुआ है। पिछले 2 टर्म्स में इन लोगों ने जितना जहर का इंजेक्शन इस देश में दिया है, उसे निकालने के लिए 2 पीढ़ियों को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो 2024 चुनाव में ये बीमारी निकल जाएगी। कुछ भी परिणाम हो, बीमारी नहीं निकलने वाली है, क्योंकि ये बीमारी दिमाग में घुसा दी गई है। ये बीमारी टेलीविज़न चैनल में है, ये बीमारी साहित्य में है, ये बीमारी इस देश के रक्षा डिफेंस मैकेनिज्म में है। इस वक्त हायर इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट में इंजेक्शन लगा दिया गया है। इसको निकालना बहुत लंबा काम है, लेकिन 24 की निर्णायक भूमिका है ना। आपको ये काम तो 2 पीढ़ी करना पड़ेगा। ये देखिए, ईमानदारी से हम लोग माने कि हम एक वैचारिक सांस्कृतिक लड़ाई हार गए थे, ठीक बात है, और इस लड़ाई को विचारों और संस्कृति से ही वापस जीता जाएगा। राजनीति उस लड़ाई को, उस जीतने का दरवाजा खोल सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है बस। और नहीं तो, और अगर उस दरवाजे की जगह ईंट लग गई तो फिर आप अपना लेके कागज कलम लेके बाहर खड़े रहिए। तो राजनीति अनिवार्य है, चुनावी राजनीति। और इसलिए मेरे को, मतलब जो मेरा जो भी पूर्व जन्म रहा हो उस लाते नहीं, लेकिन आज कर्नाटका के चुनाव में मुझे दिलचस्पी है, लड़ने में नहीं। मैं कर्नाटका से ही वापस आया हूँ और कर्नाटका ही वापस जाऊँगा। 2 महीना कर्नाटका बैठूंगा, क्योंकि अगर मेरे जाने से 5 वोट कर्नाटका में हिलते हैं तो मेरे 5 वोट मुझे हिलाने चाहिए ना। तो चुनाव एकदम अपरिहार्य है। चुनाव में इन संविधान विरोधी और राष्ट्र विरोधी तो सबसे बड़े ये लोग, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये देशद्रोही लोग हैं। देशद्रोही और संविधान विरोधी ताकतों को चुनाव में हराना अनिवार्य और अपरिहार्य है, वो पर्याप्त नहीं है। उसके बाद हम जैसे लोगों का काम शुरू होगा, एक पीढ़ी का। और आरएसएस से एक चीज सीखनी चाहिए, बाकी सब जो उन्होंने किया, 90 साल तक उन लोगों ने सर झुका के लोगों में काम किया, बिना हंसी भी सुनी, एक्सपेक्टेशन के हंसी सुनी। बचपन में खिल्ली उड़ाते थे लोग उनकी, इन्होंने खिल्ली सुनी, गालियां सुनी, और उसके बाद अशोक जी आप आएंगे, वो किया। हम जैसे लोगों को भी अभी सीखना चाहिए, कम से कम 90 महीना तो हम कर लें ये काम। सर झुका के गालियां सुने, मजाक सुने, आंदोलन जीवी कहते हुए लोगों को सुने, सर झुकाएं, उनकी भाषा में बात करें, इस देश से जुड़ें। ये हमारी चुनौती है, और इससे खूबसूरत काम हो नहीं सकता, और इससे गहरी राजनीति हो नहीं सकती। अंततः ये है, राजनीति केवल चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना ही नहीं है। सारी, मतलब मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में जितना कुछ आप करते हैं सब राजनीति है। आंदोलन के आगे भी जितना कुछ आप करते हैं, हम आप बात कर रहे हैं, इसकी भी अपनी एक राजनीति, हर चीज की एक राजनीति होती है, और उस रूप में तो हम सब राजनीतिक लोग हैं ही। शुक्रिया, लंबी और गहरी बातें हुई। तो आज हमारे साथ योगेन जी थे। मैंने कोशिश की कि हाल फिलहाल के जितने सारे मुद्दे हो सकते हैं उन पे बात की जाए, और ये तो योगेन जी को हम लोग लगातार सुनते ही रहते हैं, ये तो पता ही होता है कि सवालों के जवाब अपनी तरीके से आते हैं, और कई बार बीच में आज इमोशनल भी हुए। और देश के हालात हैं ऐसे कि इन पर बात करते हुए हम आपस में सहमत हों असहमत हों, अगर हम इमोशनल नहीं हो पाते हैं, अगर हम इनको अंदर से महसूस नहीं कर पाते हैं, तो या तो हमारी मेक में कुछ गड़बड़ है, और या तो फिर देश के हालात शायद हमारे ऊपर असर नहीं डाल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अगली कड़ी में फिर किसी और से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।